Okay, now you can see the first point. The screening of candidates is to be done by award of points as indicated in the guidelines for the screening and shortlisting of candidates for appointment of assistant professor in the college issued notification number this. पीछे जाओ वो ऊपर award of points, award of points ऊपर 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 यार ऊपर चलो ये ऊपर चलो और चलो ऊपर चलो हाँ ये यहीं रोक दो ठीक है. Now what you can see that if somebody has got 80% and above in the graduation, he would get 21 marks. 60 to 80% है तो 19 मिलेंगे उसको. 45 से 55% है तो 10 मार्क्स मिलेंगे. इसमें कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वैसा ही है ये सेम. एमफिल अगर है पोस्ट ग्रेजुएशन उसके 80% एंड अबव है तो 25 मार्क्स हैं. 60 to 80% है तो 23 है और 55% है ठीक है तो 20 मार्क्स हैं. अच्छा 50% पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर दिया हुआ है ये रिलैक्सेशन कि 50% इन केस ऑफ SC ST OBC तो उसको भी 20% ही मिलेंगे. अभी रुको ना, आई विल कम टू दैट. सेकेंड थर्ड में आते हैं एमफिल में. ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर है कि 55% अगर किसी के हैं तो वो 55 से नीचे तो जाना नहीं है. पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर किसी के 55 से नीचे तो वो इनएलिजिबल है. अगर SC ST OBC है और 50% मार्क्स हैं तो एलिजिबल है, अगर उससे नीचे है तो वो इनएलिजिबल है, तो उसको 20 नंबर मिल जाएंगे. एमफिल में 60% एंड अबव 7 है. 55% टू लेस देन 60% में 5 मार्क्स मिलेंगे. ये एमफिल अगर किसी का है तो. PhD अगर किसी ने किया है तो 25 मार्क्स हैं. नेट विद JRF है तो 10 और सिर्फ नेट है तो 8. अब ये जो दिया हुआ है ना नीचे रिसर्च पब्लिकेशंस, 2 marks for each research papers published in peer reviewed or peer reviewed for UGC listed journals और है बेसिकली और UGC listed journals. तो इसमें 2 नंबर देने हैं हमें और मैक्सिमम हम 6 दे सकते हैं, तो मतलब 3 पेपर ही कंसिडर करेंगे. ये अमेंडेड है, ये क्लॉज जो है ये अमेंडेड है जो गाइडलाइंस में, तो पीयर रिव्यूड को यहाँ पे इग्नोर करना है. एक्चुअली क्या है टेक्निकली मैं बता देता हूँ कि ये UGC की गाइडलाइंस में है, तो ये UGC की गाइडलाइंस में है तो पीयर रिव्यूड है. बंद कर लो यार, मोबाइल को साइलेंट पे लगा लो. तो जो UGC के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं. यूनिवर्सिटी हैज ऑल राइट टू रेज द बार, तो UGC कह रहा है पीयर रिव्यूड, लेकिन बाद में UGC ने, क्योंकि ये गाइडलाइंस आई थी 2018 में और 14 जून 2019 को UGC ने अपनी UGC केयर लिस्ट ले आया था, तो यूनिवर्सिटी ने उसको UGC केयर को माना है और इस गाइडलाइंस में सिर्फ UGC केयर या स्कोपस. तो इसलिए ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है पीयर रिव्यूड, दैट इज नॉट ए बार. मतलब वो ये नहीं है कि UGC ये पीयर रिव्यूड भी माना जाएगा, तो पीयर रिव्यूड नहीं लेना जर्नल, नहीं देना स्कोर. ठीक है. और किसी के मान लीजिए 4 पेपर हैं कभी भी छपे हुए हैं वो, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि वो UGC केयर में है कि नहीं है. UGC केयर में अगर वो उस टाइम पे डिसकंटिन्यूड हो गया, पब्लिकेशन के बाद डिसकंटिन्यूड हो गया, मान लीजिए अप्रैल 2021 में छपा उसके बाद वो डिसकंटिन्यूड हो गया लेकिन उस टाइम था, तो वो माना जाएगा. या वो आज भी UGC केयर में, जब वो छपा था तब नहीं था, 14 जून 2019 से पहले छपा था तब UGC केयर में नहीं था, लेकिन आज UGC केयर में है तब भी हम मान लेंगे क्योंकि वो UGC केयर में आज तो है. ठीक है. आप प्रमोशन यहाँ डिस्कस मत करना. ठीक है. ये गाइडलाइंस स्पेसिफिकली रिक्रूटमेंट में है. प्रमोशन में बहुत सारी चीजें हमने रिलैक्स की हैं. प्रमोशन की यहाँ पे लेके आओगे तो प्रॉब्लम होगी फिर. हाँ नहीं था. हाँ तो ले लो. एक्चुअली UGC केयर लिस्ट डिक्लेयर हो गई ना 14 जून 2019 को. मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट नीचे ले जाओ जरा इसको, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस को नीचे ले जाओ. रुक दो, यहीं रुक दो. See the point number 2. The publications to be considered for award of marks for deciding eligibility or screening purpose as indicated in table in section 1 of the screening guidelines mentioned above shall be from
यूजीसी केयर लिस्ट और स्कोपस इंडेक्स और एज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, मतलब अगर किसी डिसिप्लिन में यूनिवर्सिटी ने को भी अलाउ किया हुआ, अभी तक यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई लिस्ट जारी की नहीं है, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी वैसे फ्रीडम दी हुई थी कि कोई वो अगर कोई जर्नल को इंक्लूड करना चाहता है। तो अभी फिलहाल यूजीसी केयर और स्कोपस। अब ये एज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये नहीं बोल सकते कि वो जिस बंदे की किसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया या किसी साउथ की यूनिवर्सिटी से किया तो वहाँ की यूनिवर्सिटी ने उसको जर्नल को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो वो नहीं। दिस इज अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। थर्ड पॉइंट देखिए, द रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ यूजीसी केयर लिस्ट may be considered if the journal in which the publication was included is now UGC care listed। तो 14 जून 2000, ये डिक्लेरेशन कब है? 14 जून 2019 को। तो उससे पहले कोई पेपर पब्लिश हुआ था जर्नल में? अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, ये देखो गाइडलाइंस थी, ये यूनिवर्सिटी ने जो दी थी एज इट इज लगाई थी, लेकिन वो कह रहा है ना द रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ यूजीसी केयर लिस्ट। कब हुई थी डिक्लेरेशन यूजीसी केयर लिस्ट? 14 जून 2019 को उसका नोटिफिकेशन है यूजीसी का। तो आप अपनी नॉलेज के लिए लिख लीजिए 14 जून 2019। ठीक है। फर्दर द पब्लिकेशंस आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ यूजीसी केयर लिस्ट। ठीक है, अब देखो 14 जून 2019 से पहले कोई भी पेपर छपा, अगर वो जर्नल आज यूजीसी केयर में है तब तो मानेंगे, खत्म हो गई बात। अब आती है यूजीसी केयर आने के बाद, मतलब 14 जून 2019 के बाद कोई जो पेपर छपा, अब वो छपने के टाइम पे यूजीसी केयर में था। अब देखो ना वो लाइन क्या कहती है, फर्दर द पब्लिकेशंस आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ यूजीसी केयर लिस्ट शैल बी कंसिडर्ड ओनली इफ द रेस्पेक्टिव जर्नल वाज इंक्लूडेड इन द यूजीसी केयर लिस्ट एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन और एट द टाइम ऑफ असेसमेंट फॉर शॉर्टलिस्टिंग। तो जब आप स्क्रीनिंग कर रहे हो तब वो यूजीसी केयर में है तब भी मान लो, या वो जब वो छपा था तब भी यूजीसी केयर में। सिंपल सी बात है, यूजीसी केयर में पहले था पब्लिकेशन के टाइम पे या आज है? अगर आज है तो मानना ही मानना है। ठीक है, और उस टाइम पे 14 जून 2019 से पहले है तो देख लो आज है, नहीं है तो नहीं मानेंगे। और 14 जून 2019 के बाद है तो छपने के टाइम पे था या आज के टाइम पे अभी है तो मान लेंगे। नहीं समझ आया? सर इसमें बेसिक सी बात है कि हमें ये देखना है कि सर बेसिक सी बात है, हमें ये देखना है कि एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन वो पेपर यूजीसी केयर में था कि नहीं था। नहीं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि सपोज करो कि एट द टाइम उल्टा बोल रहा हूँ मैं, उल्टा टाइम, उल्टी चीज बात बोल रहे हैं हम नहीं एक्सेप्ट, हम ये बोल रहे हैं कि आज यूजीसी केयर में है कि नहीं है। आप ऐसे लेके चलो, आज यूजीसी केयर में है कि नहीं है। अगर आज यूजीसी केयर में नहीं है तो सिर्फ आपने ये देखना है एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन था क्या, तो सर बस इतना सोचो। इसको भी अगर रिवर्स आप एनालॉजी दोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर आज है तो 14 जून 2019 वाला भी अगर आज है तो हो गया, 14 जून 2019 के बाद वाला भी आज है तो हो गया, और 14 जून 2019 के बाद एट द टाइम ऑफ आज नहीं है, लेकिन देखो कि क्या वो पब्लिकेशन के टाइम पे था। पब्लिकेशन के टाइम पे तो तभी होगा ना क्योंकि 14 जून के 19 के बाद छपा होगा वो। तो ऐसे लेके चलो आप। हाँ, किसी को अगर देखो सुनो, ये गलती नहीं करनी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं आपको, ये बाद में ओनस आता है स्क्रीनिंग कमेटी पे। अगर कोई भी गलत शॉर्टलिस्ट हो जाता है, ठीक है, इन सम कॉलेजेस ऐसा हुआ कि गलत कैंडिडेट ने स्कोर किया, क्लेम किया, हालांकि ओनस सारा कैंडिडेट के ऊपर है कि वो ये गाइडलाइंस पब्लिक डोमेन में है। जैसे आप समझ रहे हो तो वो भी समझना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। ये नहीं है कि स्क्रीनिंग कमेटी को ही समझना चाहिए, तो वो उसको भी समझना चाहिए। तो अगर वो कोई गलत पेपर क्लेम करता है, कई जगह पे क्या हुआ, कैंडिडेट ने क्लोन्ड पेपर में, फर्जी पेपर में ऐसे ही एक बनाई और क्लेम कर लिए और बोलता मुझे क्या पता था, मैंने तो सही जगह पे दिए थे, मैंने तो पैसे सही जगह दिए थे, उनने छापा गलत, मुझे तो यही बोला था कि ये पीयर रिव्यूड है, क्योंकि पीयर रिव्यूड भी चल रहा था उस टाइम। तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है। जब मैं बोल रहा हूँ कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है तो इवन अपॉइंटमेंट के बाद भी प्रोबेशन में भी डिसमिसल हुआ है। तो ऐसी चीज़, मतलब हमें भी सजग रहना है कि ऐसा कोई काम, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा गलत क्लेम कर रहा है तो उसको थोड़ा ध्यान देना है। रिसर्च पेपर के मामले में बहुत ही केयरफुल रहना है कि यूजीसी केयर में है, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो बस ये देख लो कि पब्लिकेशन के टाइम पे था और
अपने आप ही समझ में आ जाएगी बात, जी सर। है ना। तो यूजीसी केयर वाला ये क्लियर हो गया। तो सर बेसिक सी बात ये है कि अगर आज की डेट में कोई पेपर छपा है, इवन दो इट जो वो जर्नल है वो 2019 से पहले यूजीसी केयर में नहीं था, यूजीसी लेकिन केयर में आज था ही है। नहीं ना, 14 जून 2019 से पहले तो यूजीसी केयर ही नहीं थी। हाँ, मतलब ये जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, मतलब यूजीसी केयर में नहीं था, लेकिन फिर आज की डेट में है वो। आज की डेट में है तो सब मान लेना, तो मानना है। आज की डेट में तो सब मान लेना, कोई भी पेपर है जिस जर्नल में है वो जर्नल यूजीसी केयर में है आज की डेट में, तो सब मान लेना, ठीक है। हैं? डेट का रेलेवेंस नहीं है, डेट का रेलेवेंस देखो सिंपल सी बात है, एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन अगर था या आज है ऐसा लेके चलो तो मान लो। थोड़ा सा पता भी तो चल जाएगा। माइक से बोल लो, आपको माइक से बोल दो तो दूसरे लोगों को भी सुनाई देगा आपका डाउट। अच्छा, इसमें हम जितने भी वो क्लेम कर रहे हैं पेपर्स, वो सारे पेपर्स को हम चेक करेंगे या जिसमें वो यूजीसी केयर नहीं, मान लो क्लेम उसने कर रहे 8 हैं पेपर क्लेम किए, 8 के 8 चेक करने पड़ेंगे, चेक करने में? और उसमें से तो तीन उसमें कुछ तीन निकल ऑप्शन आए। होगा, लिखा हुआ होगा आगे कि ये यूजीसी केयर है या ये पेयर रिव्यूड है, कैंडिडेट ने लिखा वो हुआ कुछ है? नहीं लिखेगा, वो कुछ नहीं लिख रहा। वो तो लिखेगा अपनी तरफ से, तो वो लिख ही देगा, कई जगह लिखते भी नहीं है, कई जगह लिख देते नहीं, हैं। कहीं जगह अगर नहीं लिखा तो वो हम नहीं करेंगे चेक। एक्सेप्टेड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, वो हमें उस कॉलम को इग्नोर करना है। जैसे हम खोलेंगे ना, कल मैंने देखा था तो कैंडिडेट ने अपने आप ही लिखा हुआ है। नहीं, अपने आप नहीं लिखा हुआ, एक्सेप्टेड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, अपने आप नहीं लिखा हुआ। वो किसी कॉलेज में क्या होता है, जहाँ पे स्क्रीनिंग हुई होती है पहले, उस डेटा को उठाता है वो। पुरानी स्क्रीनिंग कमेटी के किसी दूसरे कॉलेज में स्क्रीनिंग हुई होगी, वहां पे जो स्क्रीनिंग कमेटी ने कमेंट्स लिख दिए उसको एज इट इज उठा लेता है वो आपके रेफरेंस के लिए। तो लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना है, आपने अपनी इंडिपेंडेंट असेसमेंट करनी है। यूजीसी केयर वाला क्लियर है, डाउट किसी को है तो नहीं? तो बॉटम लाइन क्या है कि एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन या एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग जब हम कर रहे हैं अभी, अगर है तो मान लो। हाँ, तो पॉइंट में फर्स्ट 2 3 क्लियर है ना। मतलब स्कोर कितना है वो पहला वाला पॉइंट बताता है कि उसके कितने कितने स्कोर हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, इसके रिसर्च पेपर के, है ना। ऊपर ले जाना भाई, ऊपर ले जाना, उस पे स्कोरिंग वाली शीट पे। हाँ, ये जो है, अब इसमें एक चीज देखना आप कि ये नेट विद जेआरएफ, यहाँ हमने रिसर्च पब्लिकेशंस तक बता दिया 6 पॉइंट तक। उसके नीचे है टीचिंग ओब्लिक पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट नीचे आ जाइए, अब देखिए टीचिंग एक्सपीरियंस है, पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, मैक्सिमम 10। ठीक है, तो ये बेसिकली जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस है उन्हीं को मिलता है। अभी मैं बताऊंगा इसमें कि कोई अगर पोस्ट डॉक कर रहा है तो उसको भी मिलेगा, और अगर टीचिंग कर रहा है तो उसको भी मिलेगा, लेकिन अगर दोनों एक साथ कर रहे हैं तो दोनों जगह नहीं मिलता है। मतलब एक ही क्लेम मिलेगा ना। अगर कोई सर्विस में रहते हुए रिसर्च कर रहा है तो एक ही जगह काउंट होगा वो। नहीं, नहीं, पे स्केल के बेसिस पे होता है, इसमें गेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता है, पॉइंट्स नहीं मिलते। बाकी इंटरव्यू में तो एट द टाइम ऑफ जब भी उसने काम किया, यूजीसी का जो पे स्केल था वो। नेक्स्ट है अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये इंटरनेशनल नेशनल, अभी इसमें बहुत सारे, कई बार क्या होता है, ये अवार्ड्स गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नीचे करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज नेशनल बॉडी स्टेट लेवल अवार्ड्स गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें 2 पॉइंट मिलेंगे, अगर वो नेशनल है तो 3 पॉइंट मिलेंगे। अब कई बार क्या होता है कि लोग बताते हैं बेस्ट पेपर अवार्ड, बेस्ट पेपर अवार्ड है। आप बताओ, आप पॉलिटिकल साइंस के हो, क्या लिखा हुआ है इसमें?
देखो ना क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड्स गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ तो आपको फोर्ड फाउंडेशन दे रही है अगर कुछ तो मान लो। हाँ तो मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगी ना, ये तो नहीं होगी कि या भिंड मुरैना में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो वो दे रही है, जिसको वही जानता बंदा, देने वाला भी उसको वो दोनों जानते हैं बस, और कोई नहीं जानता है। तो सर नेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे एमआईटी वगैरह, उन सबका इंक्लूड करना है क्या ये अवार्ड्स? अवार्ड्स नहीं सर, पेपर प्रेजेंटेशंस, पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड्स। अवार्ड्स नहीं नहीं नहीं, अवार्ड्स तो नेशनल, भाई देखो अगर कोई नेशनल लेवल बॉडी है, कोई इंटरनेशनल लेवल बॉडी है, उन लोगों की कोई अवार्ड, अब मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बेस्ट टीचर अवार्ड दिया, ये माना जाएगा। हाँ ये माना जाएगा, ठीक है। ये अवार्ड्स इसलिए होते हैं, बेस्ट पेपर अवार्ड नहीं होते ये, पेपर वाला अवार्ड नहीं मानना। ठीक है, कोई आपके किसी ऐसे काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है, नेशनल लेवल पे दिया है 3 नंबर, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है 2 नंबर। हाँ एक्सक्यूज मी ठीक है, सर। हाँ जी। सर नमस्ते सर। सर मेरा एक डाउट था इसमें, जब लास्ट टाइम हमने स्क्रीनिंग करी थी ना, तो उसमें एक ऐसा भी केस आया था जिसमें कोई एनजीओ थी, उस एनजीओ ने एमटीएनएल दिल्ली के साथ मिलके एक बेस्ट टीचर अवार्ड दिया था, जिसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आए हुए थे, तो वो क्लेम कर रहे थे उनको। तो क्या अगर ऐसा यूनियन केस मिनिस्टर आता नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, कौन आया हुआ था उसमें, कोई किसके साथ मिलके दिया था? एमटीएनएल दिल्ली, और उसमें जो ये जिस जो उसमें चीफ गेस्ट आए हुए थे जिन्होंने दिया, वो थे कोई मिस्टर गंगवार थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे उस टाइम पे। नहीं नहीं तो ठीक क्या है, इसको लेकिन कंसिडर एमटीएनएल करना? के साथ दिया था, मिलके दिया था, क्या लिखा गया सर्टिफिकेट पे? सर वो कोई एनजीओ थी, कोई शिक्षक देखो संस्थान ऐसा करके है, कुछ अगर था। ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड बाय, तो वो जो ये अवार्ड देने वाली बॉडी है ना, वो ये होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ मतलब ये नहीं कि वो स्पॉन्सर्ड बाय एमटीएनएल हो गया, एक कई बार स्पॉन्सर होता है स्पॉन्सर्ड बाय कैनरा बैंक, ठीक है, तो वो मान लो, वो देख लेना आप। सर जैसे एमएसएमई है या कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कोई अवार्ड दे रही हैं, उनको भी हम मान सकते हैं ना, सेबी दे रही है। हाँ सेबी दे रही है, ये देश मान सकते हैं, ये गवर्नमेंट का ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मान सकते हैं। देखो आप ये बेस्ट पेपर अवार्ड वाला एलिमिनेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही कम बचेंगे। और दूसरा ये कि हम यहाँ पे पॉइंट्स काटने के लिए नहीं बैठे हुए, देने के लिए बैठे हुए। अगर क्लेम ठीक लगता है तो दे दो। सर इसमें पेपर अवार्ड्स भी इंक्लूडेड है या वो नहीं है इंक्लूडेड अवार्ड्स की कैटेगरी में? मना किया ना मैंने, नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है आप ही को हो रहा है। आई वांट टू बी वेरी क्लियर सर, क्योंकि मुझे आगे सबको बताना भी पड़ सकता है। नहीं नहीं, बेस्ट पेपर अवार्ड वाला ये नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़े आगे, नीचे आ जाओ उस पॉइंट्स में, ऊपर ऊपर करना, ऊपर थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैक्सिमम 3। हाँ 2 अवार्ड मिले उसको, मैक्सिमम 3 ही मिलेगा ना। अब देखो, अब ये भी है कि मैक्सिमम स्कोर जो है ना, एमफिल और पीएचडी दोनों किया हुआ है किसी ने, तो एमफिल के देखो अलग हैं ऊपर मार्क्स, और पीएचडी के अलग हैं। पीएचडी के 25 अलग हैं, एमफिल भी किया हुआ है, तो दोनों ने अगर दोनों किया हुआ तो 25 ही मिलेंगे। ये नहीं कि एमफिल के उतने, वैसे ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड है। यूनिवर्सिटी के जो हमारा स्क्रीनिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें इंक्लूडेड, अगर देना चाहोगे वो रोक देगा। अगर किसी ने एमफिल भी की हुई है, पीएचडी, तो एमफिल का क्यों मिलेगा? नहीं कह रहे हैं दोनों में से ही क्लेम करना। अच्छा दूसरा, ऊपर पढ़ो, थोड़ा सा ऊपर आओ, यहीं पे। Experience rendered on temporary ad hoc contractual postdoctoral basis shall be taken into account only if the candidate is drawing salary consolidated pay not less than minimum basic pay as prescribed by UGC plus applicable dearness allowance from time to time. Further, the experience as guest faculty shall not be considered. Clear है यहाँ पे, है ना?
तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिक पे आपकी 15,600 थी पहले वाले स्केल में, पुराने वाले में, ये तो 6th पे कमीशन में, और जो भी एप्लीकेबल डीएनएस अलाउंस था, बहुत जगह पे क्या होता है कंसोलिडेटेड ले देते हैं 15,600, 15,600। उस केस में क्या करोगे? उसमें 15,600 दिया हुआ था, मान लोगे? पुराना पे स्केल था 6th पे कमीशन का 15,600 था, कि इसको कंसोलिडेटेड सैलरी मिल रही थी 15,600। वो कह रहा है कि इसको कंसोलिडेटेड सैलरी मिल रही थी 15,600। उसमें डीएनएस अलाउंस ऐड होना जरूरी है। एचआरए की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? डीए होना चाहिए। डीए और टीए नहीं है भैया, कहाँ टीए ऐड कर रहे हो? बेसिक पे और डीए। अगर वो नहीं, या तो वही लिखेगा कि उसमें ये लिखा होगा, उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि ही वाज ऑन द बेसिक पे ऑफ 15,600 या आज 57,700 7th पे कमीशन में, प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस या प्लस डीएनएस। अगर एप्लीकेबल अलाउंसेस लिखा हुआ है तो ठीक है, डीए भी इंक्लूडेड है। डीए तो दिया ही जाता है, अगर नहीं दिया जा रहा तो फिर वो उसमें हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा वो, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक बात पूछनी है, अगर 1 जनवरी 2016 के बाद भी कोई कैंडिडेट 15,600 प्लस डीए ले रहा है तो भी उसको कंसिडर करना है? 1 जनवरी नहीं ना, अगर भाई देखो वो पुराने पे कमीशन में अगर चल रहा है तो उसका अरियर बनेगा, ठीक है? किसी गवर्नमेंट, अगर प्राइवेट में है तो बिल्कुल नहीं मानना, अच्छा। ठीक है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है तो वो अगर वो लिख रहा है कि एज पर 6th पे कमीशन, एज पर 6th पे कमीशन प्री रिवाइज्ड, तब मान लेना है, प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस। सीधी सी बात है, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस होना ही चाहिए उसका मिनिमम। अगर वो 5th 6th पे कमीशन में है तो उसका 6th पे कमीशन लिखा होना चाहिए, वहां पे प्री रिवाइज लिखा होगा। अगर वो 7th पे कमीशन में है तो 57,700 प्लस डीएनएस अलाउंस। दैट इज कंसोलिडेटेड पे जो होती है वो इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है? अगर टीचिंग एक्सपीरियंस 1 साल से कम है तो उसके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे प्रोपोर्शनेटली। हर एक साल के 2 पॉइंट हैं, 5 साल के 10 पॉइंट होंगे। अगर वो सॉफ्टवेयर अपने आप कर देता है, वो अपने आप कर देता है, ठीक है? तो इसलिए कोई ज्यादा नीचे, थोड़ा सा नीचे करो तो, ठीक है? तो ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। पीएचडी एमफिल के मिला के 25 मिलेंगे, जेआरएफ नेट के मैक्सिमम 10 मिलेंगे, और अवार्ड्स कैटेगरी के मैक्सिमम, किसी को स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है और इंटरनेशनल भी मिला हुआ है तो 2, 3, 5 नहीं हो सकता, वो ओवरऑल 3 ही होगा, ठीक है? तो एकेडमिक स्कोर मैक्सिमम 84 जा सकता है, रिसर्च पब्लिकेशन मैक्सिमम 6 जा सकती है, टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो मैक्सिमम 10 जा सकता है। ओवरऑल 100 का स्कोर ये जा सकता है, ठीक है? अब आ जाओ नीचे, यहीं पे रोक दो। अब एज मेंशन इन पैरा 3.1 above, applicants scoring 55 marks and above will only be considered for shortlisting with a relaxation of 5 marks for applicants belonging to SC, ST, PWD categories। ऊपर ले जाना, ये रोक दो 3.1। ये हमारा अब रिवीजन हुआ है। ये कहता है कि द स्क्रीनिंग कमिटी ऑफ द कॉलेज विल ड्रॉ ए लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इंडिकेटिंग द मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स टुवर्ड्स द कैंडिडेट गेटिंग द लोअर मार्क्स। द एप्लीकेंट सिक्योरिंग लेस देन 55 मार्क्स फॉर कॉलेजेस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। 55 से नीचे जिसका स्कोर होगा वो देखो हमने 100 के स्कोर में से देना है उनके बेसिस पे। अगर किसी का 55 से नीचे हुआ जनरल कैटेगरी में, उसको नहीं कॉल जाएगी, ठीक है? अभी और लोगों को भी कॉल नहीं जाएगी, मैं बताता हूँ कैसे। लेकिन ये बेंचमार्क है नीचे वाला कि 55 वाला, रिलैक्सेशन ऑफ 5 मार्क्स विल बी गिवन टू SC, ST, PWD कैंडिडेट्स, ठीक है? अब इसका मतलब देखो 5 मार्क्स इज ओनली रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, PWD। इसका मतलब जनरल कैटेगरी, OBC एंड EWS में भी 55 ही है, ठीक है? तो OBC और EWS में रिलैक्सेशन नहीं देना, ये सिर्फ SC, ST और PWD के केस में है 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन। अब आ जाओ, ये देखो क्या है, थर्ड 1A,
3(1)A है शॉर्ट, थर्ड है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, 1 इज एज पर रिवाइज गाइडलाइंस, ए है स्क्रीनिंग का जो 55 वाला बेंचमार्क है 3(1)A। नीचे चलो 3(1)B पे आओ। हाँ, 40 candidates for the first vacancy and 20 candidates for every additional vacancy shall be called for interview in order of their ranks in the list prepared by the screening committee on the basis of marks scored by the candidates for each category as per the table given in section 1। अब एक वैकेंसी पे सिर्फ 40 कैंडिडेट्स को कॉल जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ कितनी वैकेंसी हैं? अब देखो, नहीं ऐसे नहीं, जनरल कैटेगरी में 2 हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 60 लोगों को कॉल देनी है। आगे के लिए 20, हर एडिशनल पोस्ट के लिए 20, तो हमने सिर्फ 60 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है इंटरव्यू के लिए इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 2 वैकेंसी है। एससी में एक ही है तो 40, कैटेगरी वाइज है। हाँ, और पीडब्ल्यूडी में तो 40 जाएंगे। ठीक है, एससी में 2 पोस्ट है, तो कॉमर्स की बात कर रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, तो कॉमर्स में 4 टोटल वैकेंसी हैं, 2 जनरल की हैं, एक एससी है और एक पीडब्ल्यूडी है। तो 60 लोगों को कॉल जाएगी, 60 कैंडिडेट्स को जाएगी जनरल कैटेगरी में, 40 को जाएगी एससी में और 40 को जाएगी पीडब्ल्यूडी में। अब लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पीडब्ल्यूडी में या एससी में आपको 40 कैंडिडेट्स मिल जाएं एक पोस्ट पे, तो उसके लिए 3(1)C क्लॉज है। इफ 40 कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, वो अभी वो तो ठीक बात है, मतलब कि 60 में पे अगर 60% है और उसमें 10 बच्चे और हैं तो वही बोला। नहीं वो तो जितने भी होंगे, ऑल द एप्लीकेंट्स हैविंग स्कोर सेम एज द कट ऑफ अराइव्ड फॉर ए कैटेगरी शैल बी शॉर्ट लिस्टेड। हाँ, मतलब मान लीजिए कि आपने 40 पे कर रहे हैं, 40 पे स्कोर आ रहा है 75, एक भी कैंडिडेट है वो 75 पे आते ही, मतलब हमारे 39 कैंडिडेट्स हैं 74 पे, और एक कैंडिडेट और बुलाना है 40 पे 75 का स्कोर आता है, लेकिन 75 पे 10 लोग और हैं, तो 40 + 10 50 को हम कॉल चली जाएगी। ठीक है, फिर 3(1)C कहता है if 40 candidates are not available then the applicability of 55 marks as cut off be relaxed till the specified number of candidates are available। अब मान लीजिए पीडब्ल्यूडी में हमने 50 रखा था, अब 50 पे 2 ही कैंडिडेट हैं, तो फिर हम नीचे जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, 5 का रिलैक्सेशन और दे देंगे, 45 तक चले जाएंगे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के केस में, और जनरल के केस में हम चले जाएंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के केस में 55 से 50 तक, जब तक हमें 40 कैंडिडेट नहीं मिल जाते। और अगर ये ऑप्शन एग्जॉस्ट करने के बाद भी 40 नहीं मिल रहे हैं, फिर हम कुछ कर नहीं सकते। सेम एडिशनल वैकेंसी है ना, 40 + 20 है, 20 पे नीचे गए आप, अरे सुनो ना, 75 40 हो गए, 75 के स्कोर पे 40 हो गए, एक वैकेंसी और है, 20 और चाहिए, फिर नीचे चले गए आप, तो 20 पे चले गए, वो 65 नहीं नंबर वाले लोग हुए, मैं ये पूछ अरे भाई तो वो सेम अप्लाई करेगा ना वहां पर भी। लास्ट लाइन ये थोड़ा ना करिए 40, अगर मान लो किसी कॉलेज में हो सकता है 5 वैकेंसी हो, तो 5वें पे जाके जो लास्ट में जितने बंच होंगे उस लास्ट स्कोर पे वो सारे बुला लिए जाएंगे, देन दिस 20 लिमिट और 40 लिमिट विल एक्सीड करेगा। अभी और भी जगह एक्सीड करेगी, मैं एक जगह और भी करेगी, मैं बता रहा हूँ। तो अभी ये तीसरा वाला समझ आ गया कि अगर 40 कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो 55 मार्क्स 50 हो जाएंगे, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के केस में 50 मार्क्स 45 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हम नीचे चलते चले जाएंगे, अगर नहीं मिल रहे उसके बाद भी फिर कोई बात नहीं है। अब ये एक स्पेशल क्लॉज है, जो लोग एडहॉक थे कॉलेजेस में
और वो रोल्स पे थे। ये देखना है आपको कि उसने जो टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया है अपना, जो लगाएगा वो, क्या वो 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक किसी भी डेट पर who were on the roles between this, इस पीरियड में था वो। अगर 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक वो एडहॉक था इस पीरियड में, देखो एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी फैकल्टी शेल बी, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था वो, इसी ये एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोविजन है, ये कहीं और का नहीं है। ठीक है, सर्विस तो है ही नहीं हमारे DU में। कोई बात नहीं, उन्होंने डाल दी। अब गेस्ट गेस्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, गेस्ट का नहीं है। एडहॉक टेम्परेरी कहीं एक आध जगह पे कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ था, ठीक है, इसलिए वो डाला हुआ है। तो 1 जनवरी 2022 के बीच में वो था, ठीक है, वर ऑन द रोल्स ऑफ एनी डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ और यार इस कॉलेजेस, तो उसको हमने परमिट करना है इंटरव्यू के लिए, कंडक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑल द कॉलेजेस सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन पॉइंट नंबर 31A एंड 1C, 31A एंड 1C। अब 1A में क्या है, 55 मार्क्स और 50 मार्क्स, मत करो मैं वैसे ही बता दूंगा, नीचे चलो यहीं रहने दो। एंड 1C में क्या है, लिमिट है 40 या 20 की। जो बीच वाला है 31B, इन एडिशन टू प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ लिमिट्स एज गिवन 31B, तो ये ओवर एंड अबव होगा। मतलब 40 आपने किए, उसका आपकी कट ऑफ बनी 75, समझ रहे हो, 40 थे 75 पे कट ऑफ हो गया, तो उन लोगों को कॉल गई। अब कोई ऐसा टीचर था जो इस पीरियड में एडहॉक था किसी कॉलेज में, तो वो कॉल पे आए, मतलब उसको भी कॉल जाएगी ओवर एंड अबव 40 या ओवर एंड अबव 40 + 20, अगर उसका स्कोर मिनिमम 55 से ऊपर है या 50 से ऊपर है इन केस ऑफ SC ST PWD। नहीं आई बात समझ में? मतलब जो 40 + 20 20 वाली कैपिंग है, ये उससे ओवर एंड अबव है उन लोगों के लिए जो एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट पे या टेम्परेरी थे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 जनवरी 2022 और 31 मार्च 2022 के बीच में रोल्स पे थे वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे पीरियड में होने चाहिए, क्योंकि कई लोग डिस्प्लेस हो गए थे, तो अगर वो उस रोल में थे उस पीरियड में, डिसकंटिन्यू हो गया किसी का, तो कोई बात नहीं, आप जो है उसको भी कॉल जाएगी, पर उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी है। 55 वाली स्कोर तो उसके भी होने चाहिए, या 50 उसके भी होने चाहिए SC ST PWD के केस में। क्लियर है ये? सर इसका प्रिंट हमें प्रोवाइड नहीं करना ये है। हम अभी मिल जाएगा मिल जाएगा यार, ये हटा दो। उसका हाँ, इसका एक्चुअली ये गाइडलाइन दे रखा है, ये 20 जुलाई का है, वो मेंशन कर रखा है ना, ये दीवानों गाइडलाइन ठीक है, अब छोड़ दो। ये भी भेज देंगे हम लोग, दो गाइडलाइन है, दोनों भेज देंगे, 20 जुलाई की और ये मेंशन कर रखा है, ये दोनों गाइडलाइंस भेज देंगे। और ये जो आप कह रहे हैं सर, ये जो कह रहे हो आप, क्योंकि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गई थी। हाँ अलग से बनाना, हाँ अलग से बना लेना ना, दे देना, क्योंकि हम क्वार्टरली खोलेंगे ना, एक्सपीरियंस की बात है ना, ये जो एलिजिबल हो। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको स्क्रीनिंग में थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुराने कैंडिडेट्स हैं ना, हमें 1 हफ्ते का टाइम देंगे वैसे इनको अपने क्लेम्स के लिए, और यही ईमेल आईडी होगी, तो फिर दोबारा चेक कर लेंगे कि कौन इस तरह का कोई रह गया तो। पिछली बार जब हमने स्क्रीनिंग की थी तो इंडिविजुअल फॉर्म्स के अगेंस्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट के ऑप्शंस आते थे, अभी भी ऐसी दिस है, टाइम वी हैव टू मेक अ मेरिट लिस्ट, तो आप अभी वही करना है, एक्सेप्ट वही वो करना है, फिर फाइनल वो तो हम लिस्ट निकालेंगे तो निकालेंगे, आप उसमें चेंज मत करना कि शॉर्ट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, वो सब स्टेटस वहाँ पे नहीं लिखना है, अभी वो बता देते हैं।
चौथा, टाइम टेकन बाय कैंडिडेट्स टू एक्वायर एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड or equivalent or PhD degree shall not be considered as a teaching or research experience to be claimed for appointment to the teaching positions. Further, the period of active service spent on pursuing research degrees simultaneously with the teaching assignment without taking any kind of leave shall be counted as teaching experience for the purpose of direct recruitment. कोई व्यक्ति कहीं पे टीचर था, टीचर है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, साथ में वो PhD भी कर रहा था, तो वो टीचिंग एक्सपीरियंस के मार्क्स दिए जाएंगे उसको, ठीक है, वो रिसर्च में नहीं काउंट होगा किसी उसमें. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, दिस इज व्हाट क्लियर कि स्क्रीनिंग कमेटी, द डिसीजन ऑफ द कंप्यूटर अथॉरिटी शैल बी फाइनल. The colleges shall display the criteria for shortlisting screening of applications on the respective websites. The information of shortlisting will be made available to the respective applicants for information. ठीक है, तो ये उनको बताना पड़ेगा कि शॉर्टलिस्टेड और नॉट शॉर्टलिस्टेड. वो फाइनली जब लिस्ट ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद स्टेटस चेंज करेंगे कि शॉर्टलिस्टेड और नॉट शॉर्टलिस्टेड, और एक नोटिफिकेशन अलग से भी जाएगा. ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो. ये तो हमने बता दिया कि कब से लागू होगी. चलो नीचे चलो. बाद में करोगे चेंज, जब ड्रॉ कर लोगे लिस्ट ना स्कोर की. पहले नहीं था ना, अब वो लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग कमेटी ही करेगी, ठीक है. फिर उसके बाद जब हम देख लेंगे कि इतने लोग आ गए, आपकी तो एक ही पोजीशन है ना एससी में, तो आपने 40 कैंडिडेट की लिस्ट ड्रॉ करनी है, प्लस कोई भी जो एडहॉक थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी एप्लीकेंट है उतने लोगों की लिस्ट ड्रॉ करनी है. बाद में जब ये लिस्ट हम ड्रॉ कर लेंगे, मैनुअली चेक कर लेंगे, फिर उस पर स्टेटस चेंज करेंगे, शॉर्टलिस्टेड शॉर्टलिस्टेड शॉर्टलिस्टेड. उनको ओवर एंड अबव ले लो. ठीक है. अब ये तो देखो, सुनो, इसमें नीचे आ जाओ थोड़ा सा, इसमें और कुछ इनके रेलेवेंस का नहीं है ज्यादा. पॉइंट नंबर 5 देख लो. इन केस द एप्लीकेंट गेट स्क्रीन, शॉर्टलिस्टेड, सिलेक्टेड, अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडेंशियल्स फर्निश्ड बाय हिम हर which are on scrutiny found to be incorrect, inadmissible, forged, fabricated, falsified, his her candidature shall be liable to be cancelled at any stage of the recruitment oblique at any time during the tenure of the service, and appropriate legal action under the applicable law shall be initiated against the applicant. अभी कोई ये बोले कि मैंने तो उस टाइम पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया, मैंने फर्जी लगा दिया, अब तो मैं 15 साल हो गए मेरी नौकरी को, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है. तो कभी भी एक्शन हो जाएगा, कैंसिल किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं, डीओपीटी का भी रेगुलेशन है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट कोई भी दिया एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, अगर वो इंफॉर्मेशन भी गलत है, मतलब छोटी सी इंफॉर्मेशन कि भाई मैं यहाँ काम कर रहा था जब आप कर नहीं रहे थे, और कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, अगर वो भी गलत पाई गई तो सीधा उसमें लिखा हुआ है कि रिमूवल एंड डिसमिसल, नो अदर पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड. उसमें कोई अदर पेनल्टी नहीं है. तो ये लोगों को पता ही नहीं होता है, फिर बाद में अभी कई कॉलेजेस में ऐसा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने रिसर्च पेपर्स का हुआ है बेसिकली कई जगह पे कि गलत रिसर्च पेपर, गलत क्या मतलब, वो रिसर्च पेपर था ही नहीं, पेपर देके पैसे देके छपवा लिया कहीं पे भी, वो ना कहीं की वेबसाइट थी ना कुछ नहीं, मतलब ही नहीं, दोनों को डिसमिसल हो गया. अब ये देख लीजिए आप, ठीक है. अब सबसे पहले जागृति गुप्ता है ना, आप देख पा रहे हैं ओबीसी. अब ये जो इसकी कमेंट्स बाय स्क्रीनिंग कमेटी, अब आपने तो स्क्रीनिंग की नहीं है इसकी, अरे सुन लो भैया, सुन लो, जनरल में तो अप्लाई कर सकता है ना वो, अगर वो कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसको यूआर है, ये जनरल नहीं होती है, यूआर होती है, अनरिजर्व होती है, ही हैज ऑल राइट टू अप्लाई इन दैट. तो उसने कहीं किया होगा पहले, तो उसकी स्क्रीनिंग कमेटी ने ये कमेंट्स लिख रखे हैं, वो समराइज किए हुए हैं, ठीक है. अब इसको क्लिक करो, हमने उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस टाइम इसका क्या स्टेटस था. अब देखो एक बार नीचे करना, नीचे करना थोड़ा, हाँ. अब देखो कमेंट्स बाय स्क्रीनिंग कमेटी, नो कमेंट्स बाय स्क्रीनिंग कमेटी ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, कमेंट्स आर इन ऑर्डर ऑफ सीरियल नंबर इन द फॉर्म, नो टीचिंग एक्सपीरियंस का है ही नहीं.
रिसर्च एक्सपीरियंस कमेंट्स आर इन द ऑर्डर ऑफ सीरियल नंबर इन द फॉर्म, नो रिसर्च एक्सपीरियंस कोई है ही नहीं, ठीक है। अब वो कमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ सीरियल नंबर इन द फॉर्म रिसर्च पेपर्स, कोई यूजीसी केयर में नहीं है, कोई स्कोपस में नहीं है, अवार्ड्स इसके कोई कमेंट भी नहीं है, ये करने क्या आया है फिर, इसको क्लिक करना यार नहीं देख लेते ना इसके कितने। हमें चेक करना है सारा। एक सिलेक्टेड वाले का भी देखते हैं। Selected वाले का दिखा दो। देखो नीचे चलो यार, कोई से देखो यार। करोगे ना ओपन होगा नीचे वाले राइट साइड पे, हाँ इसको करो यार। राइट साइड पे यहाँ कर दो। अब ये देखो इनका, ये कौन है, मेहताब अहमद, ठीक है। अब नीचे चलो भाई, अब इनके देखो पॉइंट्स क्लेम किए हुए हैं इन्होंने 69 पॉइंट्स एकेडमिक स्कोर, और इनकी स्क्रीनिंग कमेटी ने कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, अभी आ जाओ। 69 नहीं वो कोई बात नहीं, पॉइंट्स इनके चेक तो कर लें एकेडमिक, ये थोड़ा ना है कि जो वहाँ लिखा हुआ वही करना है हमने, ठीक है। स्क्रीनिंग पे क्लिक करना, स्क्रीनिंग पे क्लिक करो, अरे स्क्रीनिंग पे, हाँ ठीक है। अब देखो इसका बैचलर्स डिग्री है, परसेंटेज है इसकी 56.36, और इसने एमी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। इसका व्यू करो भाई, ये इसकी मार्कशीट है, 86 कितने हैं इसके नंबर, जूम करके देखना, नीचे 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 जाना, $930 आउट ऑफ 1650, सेकंड डिवीजन है, तो ठीक है। वापस चलो, वही परसेंटेज वही आ रही है इसकी 56.36, तो इसने ठीक क्लेम किए हैं। और हम कितने पॉइंट देने हैं, देखो उस गाइडलाइंस में लिखा हुआ था 16 पॉइंट, तो स्क्रीनिंग कमेटी ने पॉइंट दे दिए 16, ठीक है, वो आ गया वहां पे 16। अगर आप उसको चेंज करेंगे तभी, वो ऑल डिफॉल्ट ले लेता है वो, ठीक है, कि इतने ही होने चाहिए, मानता है कि कैंडिडेट सच इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, अगर नहीं है तो उसको चेंज कर सकते हैं। एमकॉम में इसके 57.6 है, क्लिक करिए, जूम करिए, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी देख लेना कोई यूनिवर्सिटी ठीक ठाक हो, मतलब रिकॉग्नाइज्ड हो, नीचे जूम करो, नहीं हो रहा। अच्छा, कई बार क्या होगा कि ये मार्क्स हमें नहीं पता चल रहे इसके, तो कोई बात नहीं, वहीं पे लिख दो, कमेंट्स में लिख देना, ठीक है, और ईमेल दे देना, कमेंट्स में लिख देना कि इसके लिख दो कि पीजी मार्कशीट नॉट विजिबल, ठीक है, इसको 0 कर दो पॉइंट को। सर कमेंट अरे अभी लिख देंगे ना, नहीं दे रहे तेरे को 0 नंबर, परेशान होगा जब तो देगा। कहाँ दिख रहा था, अच्छा हो रहा है, देखो भाई देखो, फिर व्यू पे जाओ, फिर ऐसे क्यों मरवा रहे हो उसको। हाँ तो सेकंड डिवीजन है ना, कितने दिख रहे मार्क्स आपको, तो भाई अगर किसी को ना दिखे मार्क्स तो ये शहर को और प्रेरणा से पूछ लेना, ठीक है, तो ये बता दे, 578 है, ठीक है, पापा पे चले जाओ, पीछे जाओ, लिखो 20 नंबर लिख दो, ठीक है, क्योंकि 55 पे 20 मिल जाने हैं। अब नीचे आ जाओ, एमफिल इसकी है नहीं, पीएचडी की हुई है इसने, पीएचडी देखो, ये क्या है, हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी है भाई, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है, क्या लिख रहा है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मेहता अहमद रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी डिग्री थोड़ी ना है, एक मिनट एक मिनट, एक ये तो एक क्या लिख रहा है, has successfully completed viva was examination for the doctor of philosophy under the supervision of रुचि कंसल। देखो ऐसा है कि अगर इसका वाइवा हो गया है तो इससे मांग लेना, अगर इसके पास आ गया नोटिफिकेशन, आ गया पीएचडी का नोटिफिकेशन, डिग्री नहीं होती, अगर इसका नोटिफिकेशन है पीएचडी का, क्योंकि 2 सितंबर 2022 का है ये,
हाँ तो वो मांग लेना इससे, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बाद, हमारी नोटिफिकेशन डेट बंद होने के बाद अगर ये क्वालिफाई हो रहा है तब नहीं होगा. He should meet the eligibility criteria on the last closing day of the application at least, not later उसके बाद नहीं. तो ठीक है, इसको अभी इस पे कमेंट्स लिख देना, अभी लिख दो पॉइंट्स तो कोई बात नहीं, दे दो assuming it to be there. ठीक है, वेदर क्वालिफाइड, यूजीसी क्वालिफाइड, नेट है, नेट है, ठीक है. लास्ट डेट उसे नोट करा दो, 31 अगस्त। लास्ट डेट 31 अगस्त 2024 थी हमारी डेट ऑफ एप्लीकेशन. उसके बाद एलिजिबिलिटी बनती तो नहीं होगा ना। तो बेसिकली सर अगर वाइवा हो चुका है लेकिन डिग्री नहीं आई है तो हम उसको डिग्री की बात नहीं होती, नोटिफिकेशन जो होता है यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन देती है, करती है. नोटिफिकेशन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, हाँ डेट ऑफ नोटिफिकेशन का मतलब है कि पीएचडी होगी उस डेट से आपकी. वो 31 अगस्त 2024 से पहले का होने चाहिए. ठीक है, अब ये इसके पॉइंट्स भी नीचे चलो, हो गया, नीचे चलो, नीचे चलो. अब आपने इसमें कमेंट्स लिखो भाई, कमेंट्स लिखो कि पीएचडी, हाँ ठीक है, काइंडली सबमिट पीएचडी को लिख दो, पी कैपिटल एच स्मॉल डॉट डी डॉट, पी कैपिटल एच स्मॉल, नहीं नहीं, पी एच स्मॉल, एच स्मॉल, हाँ डॉट, डॉट डी डॉट, फिर डी डॉट. ये होता है तरीका पीएचडी लिखने का. काइंडली सबमिट पीएचडी नोटिफिकेशन, पीएचडी, अभी रुको ना यार, तसल्ली कर लो. पीएचडी डिग्री ओब्लिक, ओब्लिक ओब्लिक डिग्री के बाद ओब्लिक नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी. सर हम ये 31 अगस्त किस हिसाब से ले रहे हैं? 31 अगस्त हमारी डेट थी क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की. अवार्ड ऑफ पीएचडी इशूड बाय यूनिवर्सिटी, इशूड बाय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल. क्योंकि देखो हम लोग प्रोफेसर्स हैं तो गलती नहीं करनी चाहिए हमें. हाँ बस ठीक है. एट ईमेल आईडी, कैपिटल में जा रहा है सारा, एट द ईमेल आईडी commerce.screening24, स्क्रीमिंग नहीं है, ऐसे स्क्रीम ही करेंगे सारे. स्क्रीनिंग 24@sbs.du.ac.in, ठीक है, सेव कर दो. ठीक है, अब ये स्क्रीनिंग कमेटी का रिस्पॉन्स चला गया. अब नीचे आ जाओ, हो गया ना. अब ये नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट 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 पे, हाँ इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतने, ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो. अब आ जाओ, ये किस पे, रिसर्च पे. अब इसका पेपर है, क्या नाम है, टाइटल ऑफ द पेपर, एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग ऑन स्मोकिंग एंड टोबैको कंजम्पशन. व्यू करो इसका पेपर. इम्पैक्ट ऑन सोशल, अब देखो ये है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग रिसर्च इन इंजीनियरिंग साइंस एंड मैनेजमेंट, वॉल्यूम 3, ये सब लिखा हुआ है. वापस आओ वहां पे. ये क्या क्लेम कर रहा है इसको. अब देखो ये यूजीसी लिस्टेड बोल रहा है, यूजीसी लिस्टेड.
अब ये यूजीसी लिस्टेड वाले बड़े खतरनाक होते हैं। एक नई विंडो खोलो, ऊपर नई विंडो खोलो यूजीसी केयर की, गूगल मारो यूजीसी केयर, एंटर मार दो, इसको खोलो, आपको पूरा करके ही दिखा देते हैं ना कि कैसे करना है। अब देखो दो चीजें हैं, एक ग्रुप 1 होता है यूजीसी केयर का और ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 1 जो होता है जो यूजीसी केयर में है, और ग्रुप 2 जो है वो किसी इंडेक्स में होते हैं, वेब ऑफ साइंस में हो गया या स्कोपस में हो गया। अब यहाँ पे ना सिलेक्ट करो इसको, ISSN डालो, नहीं ISSN डालो, और उसकी वैल्यू देखो उसका क्या है, वहां से फॉर्म से ले लेना। अरे वहां से मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से ले लो ना ISSN, ये ना बात, एकदम कॉपी और पेस्ट। अभी लॉगिन मांगेगा ये, अभी पेस्ट करो, अभी कोई बात नहीं, अभी लॉगिन देता हूँ, पेस्ट कर दो। अब देखो लॉगिन मांगेगा। हाँ अब यहाँ पे लिखो arun.atri। अब ये यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ISSN, और ये हमने फिर से डाल दिया और इसको सर्च किया, सर्च हो रहा है, नो जनरल फाउंड। इसका मतलब ये यूजीसी केयर में ना कभी पहले था ना अब है। नहीं, कभी भी जिंदगी में वो यूजीसी केयर में जब भी रहा है, वो कभी भी रहा है, वहां पे लिख भी देगा वो डिसकंटिन्यूड। ठीक है, एक बार डैश हटा के होता नहीं है, डैश आ नहीं होता है, डैश तो लगेगा ही। आप ये कर लो, हटा के देख लो, वो नहीं लेता है, वो डैश होना ही चाहिए, इसका नहीं लेगा वो। ठीक है, तो ये हमेशा बीच में डैश आता ही है इसके। ठीक है, नहीं, वो कुछ नहीं है, वो वैसे ही जनरल नहीं है। हाँ टाइटल सर्च कर लो, दैट इज बेटर। नंबर कई बार गलत। हाँ वैसे वो EISSN है। हाँ वो लगवा दो रूम फ्रेशनर। टाइटल से चेक करेंगे। ठीक है, वापस आ जाओ वहां पे आ जाओ, पीछे मेन उस पे आ जाओ। अब पॉइंट्स दे दो 0, पॉइंट्स दे दो 0। क्या टाइटल से सर्च कर लें एक बार। पब्लिशर से कर ले, पब्लिशर से कर ले। कोई भी हो, चाहे EISSN हो या ISSN हो, वो ले लेता है। अरे नहीं आएगा भाई वो, जर्नल के नाम से, ये इम्पैक्ट फैक्टर ये लिख रहा है वैसे ही, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, EISSN हो या ISSN हो, वो लेगा। आपको ऑप्शन दे रहा है EISSN की, नहीं दे रहा ना? अरे वो EISSN की ऑप्शन दे ही नहीं रहा आपको, तो खत्म हो गई ना बात। टाइटल ऑफ जर्नल ना, लेगा ही नहीं भाई वो, देखो वो अपने आप बता देता है। एक मिनट रुको, सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं, आप पढ़ो उसको, सीरियल नंबर देखो, जर्नल टाइटल, पब्लिशर, ISSN, EISSN, अगर वो होगा तो अपने आप ले लेता है उसको, वहां बता देगा कि EISSN ये है। जब आप ISSN में डालोगे उसको, आप वो चाहे ISSN डालो या EISSN डालो, वो अपने आप दिखा देता है। ठीक है, तो छोड़ दो इसको, 0 लिखो वहां पे पॉइंट्स में, और कमेंट्स लिख दो, पेपर नॉट इन यूजीसी केयर, जर्नल नॉट इन यूजीसी केयर, जर्नल नॉट इन यूजीसी केयर और स्कोपस इंडेक्स, यूजीसी केयर लिस्ट के 1 और 2 नहीं होता, यूजीसी केयर लिस्ट होती है बस, वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है, यूजीसी केयर लिस्ट और स्कोपस इंडेक्स।
सीधा स्कोप वही डाल दो, वैसे यूजीसी केयर में नहीं है, खत्म। अरे नहीं है वो जो स्कोपस, ये क्या उसमें लग रहा है आपको? ये चेक कर लो भाई, दूसरे में भी चेक कर लो। आप इसको सेकंड में दो, सेकंड में लो, वहीं पे जा दोबारा यूजीसी केयर वाले में ही, साथ लास्ट वाला यार। हाँ ये, इसमें बैक जाओ, सेव करो करो कर, नहीं रुको यार, मैं बता रहा हूँ आपको। जो स्कोपस भी होते हैं वो इसमें होते हैं वैसे। पीछे जाना पड़ेगा दोबारा। पीछे जाओ, बैक 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 बैक, एक ही क्लिक किया कर। अबे यार, फिर सेव करके अब वापस जाओ। हाँ जाना पड़ेगा ना, फिर आएगा ऊपर है 2 वेब ऑफ साइंसेस। वो ये कह रहे हैं स्कोपस हो, क्या पता। नो थैंक्स कर दो उसको। अरे भाई नहीं मान रहे ना, ठीक है, यहाँ पे जाके स्कोपस में चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। आईएसएसएन सब्जेक्ट एरिया को क्लिक करो साइड में, उसको वो ले लो, आईएसएसएन ले लो, आईएसएसएन आईएसएसएन। हाँ कंट्रोल पी मारो, नहीं वो दूसरा कंट्रोल वी, अरे ले लेगा, कंट्रोल वी लो ना यार। अच्छा वो कर दिया था क्या वहां पे? चलो जीरो करो बस उसको, अरे जरूर जीरो करो यार, छोड़ो इसको, सबमिट कर दो, सबमिट कर दो इसको, ठीक है। बाकी ये नीचे ये वाला भी देखो, यूजीसी लिस्टेड लिख रहा है, मतलब क्या आदमी है ये। और इसका देखना जरा, पेपर देखना जरा, कौन है ये? करिए जूम करना इसको, देखो ये, ओ माय गॉड, आईएसएसएन देखो उसका है ही नहीं। वहां लिखो जीरो, बट ये देखो ना, अरे जीरो लिखो यार इस पे, इरेडिकेटिंग पोलियो, प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्लोसिस, कैटरेक्ट। गाइड के साथ में लिखे हैं ना, कौन है ये? सर इट्स ए सोशल मार्केटिंग सर। इसने शुरू तो नहीं करा। चलो ये जीरो करो यार, इसको जीरो करो इसको, ठीक है। और इसमें ये लिख दो, आईएसएसएन नॉट, ये लिख दो, जनरल नॉट इन यूजीसी के, अपने आप बोलेगा। कमाल है, वहां भी एक्स 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 कर रहा है। बस ना। हाँ, फर्दर आईएसएसएन इज आल्सो नॉट अवेलेबल, ऐसे लिख दो, एक लाइन लिख दो, फर्दर आईएसएसएन इज आल्सो नॉट अवेलेबल। अपडेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम आईएसएसएन की जो अलग से साइट है वहां पर हम टाइप करके आईएसएसएन, हमने इतनी मेहनत नहीं करनी ना कि आईएसएसएन भी नहीं लिखेगा ये आदमी। बता देंगे वो ना 12.5 से एप्लीकेशन है 60। हाँ छोड़ दो जी इसको। आप सुनो, वो पब्लिकेशन टाइप ही लिख रहा है पीयर रिव्यूड, पब्लिकेशन टाइप भी पीयर रिव्यूड लिख रहा है। जीरो लिख दो और बोल दो जनरल नॉट इन यूजीसी केयर लिस्ट, मार दो मार दो मार दो। मैं वही कर रहा हूँ। नहीं नहीं, जनरल नॉट इन यूजीसी केयर जो वहां पे लिखा हुआ वही लिख दो। हाँ सबमिट करो। नौकरी चाहता ही नहीं। कर लेना आप। इसको देख लो, यूजीसी लिस्टेड वाले को देख लो। नहीं नहीं, उधर जाओ, उधर साथ वाला है कंसोर्टियम, इसके साथ वाला भाई। हाँ ये, तुम कोई बात नहीं, तुम सर्च करो भाई, इसको सर्च करो, वो अपने आप मांगेगा। सर ये
पेपर की बात नहीं कर रही, इट इज ओनली फॉर यूजीसी लिस्ट 1। अगर कोई क्लेम कर रहा है लिस्ट 2 तो उसके लिए हमें लिस्ट 2 में सिर्फ स्कोपस और वेब ऑफ साइंस के ही Web of हैं। Science। वो अपने आप वहां पे क्लिक करोगे, वो अपने आप ले जाएगा आपको स्कोपस के उस पे पेपर पे। जो स्कोपस वाला होगा ना, वो ऐसे यूजीसी लिस्टेड लिखेगा नहीं, वो पूरा इसको लिखेगा कि मेरा स्कोपस है। तो सर उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, उसके लिए हमें सोशल साइंसेज इंडेक्स पर जाना पड़ेगा Not वेब found। ऑफ साइंस का चेक करने के लिए। उसका अलग से चेक होता है। वहीं पे है, वहीं पे है, वो लिंक दिया हुआ है उसका। हाँ जी सर। हाँ, वो अलग से होगा। 0 कर दो इसको भी, सबमिट। सर मेरा एक डाउट है सर, हम यूजीसी लिस्टेड वाले को चेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो यूजीसी लिस्टेड समझ रहा है, वो हो सकता है यूजीसी केयर लिस्टेड हो, बाद में बोलेगा। क्योंकि सर यूजीसी केयर के नाम से, लिस्ट के नाम से तो कुछ है ही नहीं 2019 के बाद। ठीक है, ये I think I've got him now। इसका नहीं होगा कुछ, इसके कुछ भी नहीं होंगे मेरे। ठीक है, मतलब हमें लग नहीं रहा है कि इसका होगा, तो 2019 में इसको जो जिसके हिस्से में आए ना ये बंदा, इसमें तो थी नहीं ना, इसको देख लेना, आ जाए एक बार ये। उस वक्त ही जनरल था। सबमिट। इस बार रिटर्न भी है। हाँ, अभी रिटर्न भी है। हाँ, प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद रिटर्न है, फिर इंटरव्यू है। हाँ हाँ, हो गया। इस बार होगा ना, रिटर्न करेंगे हम। चलो नीचे चलो। हाँ हाँ हाँ, चैप्टर एंड एडिटेड बुक। देखो इसके तो मार्क्स ही नहीं है। मार्क्स नहीं। ये पब्लिकेशन ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। क्या है ये? ठीक है, इसको ये मुंबई नहीं, पब्लिशर्स डिटेल्स, चर्च गेट मुंबई। ये मुंबई नहीं। नहीं, ये 0 है, ये तो 0 लिख दो इसके सब पॉइंट्स। 0 ही है। नहीं, इसमें भी लिख दो पॉइंट 0 लिख दो, सब में 0 लिख दो। पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर 0। ठीक है, कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे इसको। पहली वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने इसको एक्सेप्टेड फॉर इंटरव्यू का अरे कैसे दिया हुआ? अब पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से मैं क्या करूं? सबमिट कर दो इसका, सबमिट कर दो इसका सब। कर दिया। अरे ऊपर भी हैं, ये भी करने पड़ेंगे। हाँ, अब ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर कर दिया, नीचे वाला कर दिया। इस पे आ जाओ। रिसर्च हो गया, एक्सपीरियंस भी हो गया, एजुकेशन भी हो गया, व्यू फॉर्म पे जाओ। लास्ट में फिनिश स्क्रीनिंग दबाना पड़ेगा, तब उसके पॉइंट्स कंसोलिडेट होके टोटल होके आएगा। नीचे दिखाना इसके पॉइंट्स। फिनिश स्क्रीनिंग करना, फिनिश स्क्रीनिंग करो आप। अरे करो ना, फिनिश स्क्रीनिंग करो, अपने आप आ जाएंगे मार्क्स, क्योंकि वो हम सेव करते गए ना वहां पे। कर दिया था, जहाँ हो गया एकेडमिक आगे देखो। देख लो ना। एकेडमिक स्कोर में 69 मिले हैं, रिसर्च में 0 मिला है, एक्सपीरियंस में 0 मिला है। खत्म हो गई इसकी कहानी। एकेडमिक के बेसिस वाली। आप देखो ना, इसने क्लेम क्या किया था। क्लेम किए थे इसने 14 पॉइंट क्लेम किए थे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर ने दिए, सॉफ्टवेयर ने उसको 6 पॉइंट दिए मैक्सिमम। हमने वो भी नहीं दिए, क्योंकि ये यूजीसी केयर में नहीं था। तो इसकी स्क्रीनिंग वो हो गई। अपडेट स्टेटस में जाना। देखो हमारे पास इसमें क्या है, रिजेक्टेड आफ्टर स्क्रीनिंग, रिजेक्टेड आफ्टर इंटरव्यू, हायर्ड, ये इसको कुछ भी नहीं लिखना है अभी। ठीक है, ये तो अब जब मेरिट लिस्ट बनेगी ये बाद में करेंगे इसको हम, कि रिजेक्टेड आफ्टर स्क्रीनिंग हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, जब वो मेरिट में नहीं आ पाएगा। अभी इसका स्टेटस में कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, इसको वही करने दो। अभी शॉर्टलिस्टेड दिखा रहा है। ओ सुनो, अपडेट स्टेटस करो, अवेटिंग स्क्रीनिंग करो इसका, अवेटिंग स्क्रीनिंग करो बस इसका। ठीक है ना, क्योंकि वो पता क्या, अपना स्क्रीनशॉट ले लेगा कि मैं तो शॉर्टलिस्ट हो गया था। नहीं, वो भी देख नहीं पा रहे होंगे। जब हम फिनिश स्क्रीनिंग करेंगे ना, उसके बाद वो कर पाएंगे। तो दिस इज द वे हाउ टू डू दी स्क्रीनिंग। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड इफ यू स्पेंड सम मोर टाइम, थोड़ा समझ में आ जाएगा। कहीं पे
कुछ लगता है तो आप अपने टीआईसी को या बाकी कोई भी आपके जो सीनियर टीचर हैं उनसे आप देख सकते हैं।